मैं 15 साल की थी जब मामा मुझे अपने साथ दुबई ले गए क्योंकि मैं यतीम थी। मामा ने मुझे एक आदमी को भेज दिया था। ना तो वह आदमी मेरे साथ गलत हरकत करता, ना ही कोई काम करवाता। मैं तो हैरान थी। उस आदमी के यहाँ एक नौकरानी रहती थी। वह मुझसे इशारे में कहती थी, तुम भाग जाओ, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अनजान मुल्क में कहाँ जाती। जब मैंने उसकी बात ना मानी तो एक दिन वह मुझे ज़बरदस्ती तय खाने में ले गई। मेरी तो देख कर होश उड़ गए, क्योंकि अंदर तो मैं अपने मामा के पास रहा करती थी, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे माँ को बहुत पहले तलाक दे दी थी और मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरा बाप कौन था, कहाँ था, क्या करता था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। इसलिए मैं हमेशा से अपने मामू के साथ ही रहती थी। उनके अपने भी बच्चे थे और मामी को हमेशा से ही मुझसे नफरत थी। वह सारे घर का काम मुझसे करवाती थी। मैं तो इस पर भी खुश थी, कम से कम मुझे रहने के लिए जगह तो मिल रही थी। यही बहुत बड़ी बात थी कि 3 वक्त का खाना मिला जाता था, पहनने को कपड़े मिल जाते थे और मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और ख्वाहिश थी भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी हद जानती थी। बचपन से यही सब देखती आ रही थी कि खाना पकाती थी और अच्छा और बेहतरीन खाना उनके बच्चों को मिलता था। उनके बचे हुए कपड़े भी मुझे मिल जाते थे और यही हिसाब था। जो कपड़े किसी को पसंद नहीं आते थे वे मुझे दे दिए जाते थे, या फिर मामी अपने पुराने कपड़े का काट कर छोटा करके मुझे बना देती थी। और मेरे मामू ये सब कुछ देख कर भी चुप रहते थे। इसलिए मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे हालात कभी बदलेंगे। मैं 15 साल की हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हमारे रिश्तेदार ये कहते थे कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ और मेरी माँ भी इतनी खूबसूरत थी, जबकि मामी इतनी खूबसूरत नहीं थी। उस वजह से उनकी बेटी भी इतनी खूबसूरत नहीं थी और अब वह लोग उस चीज़ से जलते थे और मुझे उस चीज़ पर भी निशाना बनाया जाता था। उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा करती थी। एक दिन मामू जब काम से वापस आए तो मुझसे कहा कि तुम्हारे रिश्ते की बात चला रहा हूँ, एक जगह तुम्हारी शादी कर दूंगा तो तुम्हें इस घर से निजात मिल जाएगी। मेरे लिए शादी या इस तरह की कोई चीज़ मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मैंने कभी इस बात पर सोचा ही नहीं था। लेकिन जब मामा ने मुझे ये कहा कि मुझे सारे कामों से निजात मिल जाएगी तो मुझे भी लगा कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसलिए मैं खुश रहने लगी। मामा ने कहा कि इस बात का जिक्र अपनी मामी से मत करना, वरना वह इसमें भी टांग अटका देगी। मैं खुश रहने लगी। मुझे लगता था कि मैं बहुत जल्दी उस घर से चली जाऊंगी और मेरी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। वह घर मेरा अपना होगा, मेरे पति का होगा और मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ रह सकूंगी, अपनी मर्ज़ी से जी सकूंगी, अपनी मर्ज़ी से खाऊंगी। और इस तरह बहुत से ख्वाब मैं देखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी और मैंने बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी। लेकिन मुझ पर गुजरने वाले हालात ने मुझे बड़ा कर दिया था। और जब मामू ने घर में जिक्र किया कि मैं उनकी शादी कर रहा हूँ तो मैं भी चुप करके सुन रही थी कि अब मेरी मामी और मामू क्या कहेंगे। मम्मी ने पूछा कि लड़का कौन है, क्या करता है, तो मामा ने बताया कि वह दुबई में है। उस पर मेरी मामी मामा को बातें सुनाने लगी कि उसकी इतनी अच्छा जगह शादी क्यों करवा रहे हो, उसकी शादी की जगह अपनी बेटी की शादी करवा दो। लेकिन मेरे मामू किसी सूरत में नहीं माने। उन्होंने मामी से जिद करके अपनी और मेरे लिए कुछ शॉपिंग की और मुझे साथ लेकर दुबई चले गए। जिस दिन मैं उनके घर से निकली मुझे लगा कि मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। और दुबई के बारे में मैंने सुना, उसके मुताबिक वह बहुत बड़ा मुल्क था और दुबई में रहने वाले बंदे से शादी करना इसका मतलब है कि पैसों में खेलना। और मैं बस उसके ख्वाब देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मामा अपनी बेटी को छोड़कर मेरी एक अमीर और अच्छे शख्स के साथ शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन खुद ही सोचती कि शायद उनको ऊपर वाले का खौफ आ गया होगा और ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि मेरे साथ हर किस्म की चीज़ों में ज़्यादती हो रही है, तो इसलिए ये मुझे सबसे निकालना चाहते हैं। लेकिन जो भी था, मेरी ज़िंदगी बदलने जा रही थी और मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हम लोग दुबई में गए तो उस मुल्क को देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर मैं तो हैरान ही थी। मुझे तो लगता था जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, और ऐसा ख्वाब जिसे जागती आंखों से देख रही हूँ। और अचानक ख्वाब खत्म हो जाएगा। मैं और मामा एक होटल में पहले दिन जाकर रहे और दूसरे ही दिन हम लोग एक खूबसूरत से घर में शिफ्ट हो गए। ना तो मेरे मामा ने मुझे उस शख्स से मिलवाया जिससे मेरी शादी होने जा रही थी, और ना ही मैंने उसके बारे में पूछा, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो मामा बिल्कुल ही बदल गए थे और रोज़ाना मुझे बाहर घुमाने लेकर जाते, अलग अलग तरह की जगह दिखाते। खाना खाकर हम लोग घर वापस आ जाते। मेरे लिए तो असली ज़िंदगी ही ये थी। मुझे शादी से क्या लेना देना था। शादी तो मैं इसलिए करना चाहती थी ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। मैं उनकी बीवी और उनके बच्चों के रवैये से परेशान थी और सोचती थी कि मैं जल्दी से यहाँ से कहीं और चली जाऊँ
और अब वे लोग कहीं नहीं हैं, सिर्फ मैं थी और आज़ादी थी। इसलिए मैंने मामा से पूछा ही नहीं कि वह कौन आदमी हैं। पर अब कब मेरी शादी करवाओगे? मैं तो बस अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी। मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते हो गए थे और उन 2 हफ्तों में मैंने जो ज़िंदगी गुजारी थी वह मेरे 15 सालों पर भारी थी। मामा सुबह शाम मुझसे पूछते कि क्या खाना है और वही मुझे मंगवा कर देते। यहाँ तक कि मुझे उन्होंने कपड़े वगैरह भी लेकर दिए थे। सारा दिन हम लोग इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। जहाँ दिल करता, जिस होटल में दिल करता, बैठकर खाना खा लेते थे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे मामू, जो कि मुश्किल से गुजारा करते थे, वे कैसे इस मुल्क में आकर पैसे उड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वे इस मुल्क में आए ही कैसे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे मामा एक मामूली सी नौकरी करते हैं और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते तो महीने के खर्च के अलावा हम कोई और चीज़ खरीद ले। बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि महीने के आखिर में बिल्कुल पैसे ख़त्म हो जाते थे और हमें उधार पकड़ने पड़ते थे। लेकिन ये वह हालात थे जिनके बारे में मैं सोचती रहती थी। दुबई में तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रही थी, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे सब कुछ बदल गया है, या वह पाकिस्तान में गुजारा हुआ वक्त कोई भयानक ख्वाब था, या अभी वाला वक्त कोई अच्छा सा ख्वाब है। जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी मेरे मामू मुझे वही खरीद देते थे और ऐसे पैसे उड़ा रहे थे जैसे उनके पास कोई ख़जाना हाथ लग गया हो। तकरीबन 3 हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन सुबह सुबह मेरे मामा ने कहा कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज ना तुम्हारे होने वाले पति घर में आएंगे। मैं तो इस बात को भूल चुकी थी, लेकिन खामोश हो गई, क्योंकि अब तो मैं खुद भी इस मुल्क से नहीं जाना चाहती थी। और अगर मामा ने वापस जाना ही था तो फिर मेरी शादी करना ही बेहतरीन था, क्योंकि मेरे जहन में वापसी जाना नहीं था। मामू के कहने की वजह से मैंने एक नया सूट पहना और बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई। मैंने खुद को ही आईने में देखा तो अपने आप ही अच्छी लग रही थी। वहाँ कोई और था नहीं जिससे मैं पूछ सकती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन मेरे मामा ने मेरी तारीफ़ की, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ देर बाद ही एक आदमी आया। मैं समझी कि मेरे होने वाले पति का कोई नौकर होगा, लेकिन मामू उसको साथ लेकर दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद में दोनों वापस आए और उन्होंने कहा कि तुम इस आदमी के साथ चली जाओ, यही तुम्हारा पति है, मैंने देखभाल करनी है। इस आदमी की मुझसे कहा कि चलो। मैं मामू की तरफ देख रही थी कि मैं ऐसे कैसे चली जाऊं। मैं इतना तो जानती थी कि शादी के लिए निकाह करना ज़रूरी है, लेकिन मामा मुझे खुद ही पकड़ कर घर से बाहर ले गए। बाहर उस आदमी की गाड़ी खड़ी थी। मामा ने दरवाज़ा खोल कर मुझे अंदर बैठा दिया और दूसरी साइड से वही आदमी अंदर आकर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने मामा को इशारा किया और उनके कान में कहा कि मैं उसके साथ कैसे चली जाऊं। मामा ने कहा कि बस तुम्हारी शादी हो चुकी है, आज के बाद उसी को अपना पति समझना और मैं आज ही वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। इस मुल्क में अब नहीं रहूंगा और ये घर भी उसी आदमी का है जहां हम इतने दिनों से रह रहे थे। ये कहकर मामा तो पीछे हट गए और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। मामा ने शायद मुझे बेच दिया था। इस आदमी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से गाड़ी चलाता रहा, और ना ही उसने मेरे रोने पर कोई एतराज़ किया और ना ही किसी और बात पर उसने मुझे कुछ कहा। गाड़ी जाकर एक बहुत बड़े महल के सामने आकर रुकी। वह घर तो न जाने कहाँ से शुरू हो रहा था और कहाँ ख़त्म। मुझे उसने कहा कि गाड़ी से उतरो। मैंने नीचे उतर कर देखा तो वह कोई महल लग रहा था, इतना बड़ा और इतना शानदार कि मैं तो बस आंखें फाड़ कर देखती रही। उस आदमी के हॉल में 2 गाड़ियाँ और खड़ी थी और ये तीसरी गाड़ी थी जिसमें से मैं उतर रही थी, और तीनों ही गाड़ियाँ बहुत शानदार थी। हमारे गाड़ी से उतरते ही एक आदमी दौड़ता हुआ आया और पीछे सीट से मेरा बैग और सूटकेस निकाला। उससे अंदाज़ा हो गया कि वह इस घर का नौकर है। मैं हैरान हो रही थी कि काला आदमी इतना अमीर है, लेकिन दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि चलो, मेरे मामा ने मुझे किसी अच्छे शख्स को बेचा है। मैं उससे कहकर उससे निकाह कर लूँगी और फिर उस पूरे घर पर मेरी हुकूमत होगी। मैं तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए अंदर गई, लेकिन वहाँ खड़ी दूसरी 2 गाड़ियों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये घर में अकेला नहीं है, शायद उसके कोई भाई भी है जो इस घर में रहते हैं। जब मैं अंदर गई तो वहाँ हर तरफ बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन सब ने एक जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। उसे अंदाज़ा हुआ था कि वह सब नौकर है। वहाँ एक बूढ़े से नौकरानी खड़ी थी। उसका लिबास बाकी नौकरों जैसा नहीं था, लेकिन उसके बोलने के अंदाज से पता चलता था कि वह नौकर है। मेरे पति ने मुझे ले जाकर उस औरत के हवाले किया
और उसे कहा कि मेरा ख्याल रखे। खुद तो ना जाने किस कमरे में चला गया, लेकिन मैं औरत मुझे लेकर एक कमरे में गई। वह कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था, बिल्कुल मेरी उम्र के मुताबिक लग रहा था कि किसी छोटी लड़की का कमरा है। हर चीज़ गुलाबी गुलाबी और खूबसूरती से सजी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह जो नौकरानी थी वह बोल नहीं सकती थी। उसने मुझसे इशारे से बताया कि तुम्हारा कमरा है, यहाँ पर हर चीज़ें मौजूद है, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। मुझे कमरे में छोड़कर वापस चले जाने के बाद मैंने सारा कमरा देखा। कमरे के साथ अटैच बाथरूम भी था और दूसरी साइड पर ड्रेसिंग रूम था, क्योंकि वहाँ पर तरफ अलमारियाँ लगी थी और उन्हें हर तरह के कपड़े थे, जूते, बैग, मेकअप का सारा सामान, हर चीज़ें रखी थी। एक तरफ एक बड़ा सा शीशा भी लगा हुआ था। मुझे तो ये सब कोई परियों की दुनिया लग रही थी। इन 3 हफ्तों में मैंने दुबई का माहौल देख लिया था। यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादातर जीन्स पहनती थी। इस किस्म के कपड़े ऐसे तो मैंने अपने 15 साल की ज़िंदगी में भी नहीं देखे थे। और जब अब वही कपड़े मुझे अपनी अलमारी में पड़े नजर आए तो मैं उनको पहनने से खुद को रोक ना सकी। मैंने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी, मैचिंग जूते पहने, मेकअप किया और तैयार होकर कमरे में बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत आई और उसने मुझे इशारे से कहा कि मेरे साथ आओ। मैं नीचे गई तो टेबल पर खाना लगा हुआ था। उसने मुझे इशारा किया कि बैठकर खाना खा लो। मुझे भूख तो वैसे भी लग ही रही थी, इसलिए खामोशी से बैठकर खाना खा लिया। और ना मैं उसका नाम जानती थी और ना ही वह मुझे बता सकती थी। तो खाना खाने के बाद मैं बाहर लॉन में निकल गई। ना मुझे किसी ने रोका और ना ही मैंने किसी से पूछा। थोड़ी देर बाहर लॉन में घूमती फिरती रही और पौधों को देखती रही और फिर घर के अंदर वापस आकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में टीवी भी लगा हुआ था। मैं टीवी लगाकर फिल्म देखने लगी। मुझे लगा कि शायद फैसल आ जाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन शाम से रात हो गई और ना ही मुझे किसी ने बुलाया और ना ही मैं कमरे से बाहर निकली। रात को मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने ही एक किचन था जिसमें कुछ नौकर खाना पका रहे थे। तभी एक औरत ने मुझसे इशारों में पूछा कि मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पता है, मैं खुद ही ले लूँगी। मैंने उससे पूछा कि वह सर कहाँ है, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है क्योंकि वह अपनी मर्जी के मालिक है। मैंने फिर खाना खाया, थोड़ी देर तक वॉक की और अपने कमरे में वापस आ गई। रात को मैं सुकून से कमरे को लॉक लगा कर सो गई। सुबह उठी तो मैं कमरे में अकेली थी। मैं तैयार होकर जब नीचे आई तो वह बूढ़ी औरत नाश्ता लगा रही थी। अब ये सिलसिला रोज चलता। फैसल मुझे नजर आता तो बस थोड़ी देर खड़े होकर मुझसे दुआ सलाम करता हुआ फिर कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख देता। और मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला था। उस 1 महीने में मैंने उस शख्स को 5 या 6 दफ़ा देखा था, और वह भी या तो खाने की मेज़ पर या बाहर आते जाते, और बस उसके अलावा मुझ पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। मैंने ये पूरा महल घूम फिर कर देख लिया था। मेरा दिल जब चाहता सो जाती, जब दिल चाहता उठ जाती। ना ही वह शख्स मेरे साथ कोई गलत हरकत करता और ना ही कभी उसने मुझे अपनी बीवी समझा था। यहाँ तक कि मुझे नौकर भी नहीं समझा था, मतलब मुझसे कोई काम भी नहीं करवाया जाता था। मुझे हैरत होती है कि आखिर वह मुझे खरीद कर लाया ही क्यों है। और एक दिन जब मैं बाहर बैठी हुई थी तो मुझे लगा फैसल के पास भी फुर्सत है। वह आकर मेरे पास बैठ गए और हम इधर उधर की बातें करने लगे। मुझसे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कितनी पढ़ी हुई हो, क्या क्या पढ़ लेती हो, यहाँ आने से पहले क्या करती थी, कहाँ रहती थी, कौन कौन था घर में। ये सारी बातें वे मुझसे पूछने लगे। मुझे हैरत हुई, कैसा बंदा है, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था तो उसने मेरे से शादी क्यों कर ली, या उसने मुझे क्यों ख़रीद लिया। लेकिन उससे बातें करना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारे नौकर काम में मसरूफ़ रहते थे, अपने काम से काम रखते थे। वह नौकरानी तो मेरे साथ ही थी, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती थी और मैं बात करने को तरसती थी। वह मेरे साथ बात करके उठकर चला गया, लेकिन उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने मुझे इशारों से कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं उसका इशारा बड़ी देर में समझने लगी थी। मैंने उससे कहा कि ऐसा क्या है, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया और उसके बाद तो अक्सर ही मुझे कहती यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैं उस मुल्क से कहाँ जाती, मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी और आते हुए भी मुझे मेरे मामू लेकर आए थे। मुझे उस घर के हर एरिया से वाकिफ़ हो गई थी, क्योंकि मैं काम से फारिग होती थी और सारा दिन घूमती फिरती रहती थी। लेकिन एक कमरा था जो कि मुझे बाद में पता चला कि वह हमेशा लॉक हुआ करता था। उसके अलावा तो मैंने पूरा घर ही देख लिया था। मैं पता करना चाहती थी मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन मैं आदमी कहीं नहीं मिल रहा था। और फिर वह नौकर औरत मुझे यहाँ से भाग जाने को क्यों कह रही थी, और जबकि मैं वापस उस जहन्नुम में जाने का सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं उस औरत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन उसने मुझे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़ा और एक कमरे में ले गई। उस कमरे की एक दीवार में न जाने उसने क्या किया, एक साइड से कमरे का फर्श खुल गया
और वह मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर उसके तहखाने में लेकर गई। और अंदर जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो उस औरत ने मुझे इशारा करके कहा कि तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। मैं तो फ़ौरन वापस आ गई। मेरे पीछे वह औरत भी आई और उसने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं परेशान रहने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं उस मुल्क में किसी को नहीं जानती, मैं वापस कैसे जाऊंगी? मेरे मामा ने तो मुझे उस आदमी के पास भेज दिया था। मेरा तो दुनिया में और कोई भी नहीं है। उस पर नौकरानी ने ही कहा कि तुम उस मुल्क में बेशक मजदूरी कर लो, लेकिन यहाँ से निकलो। उस तहखाने को देखने के बाद तो मैं खुद भी यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए तो कुछ पैसे मेरे पास जमा थे, वह लेकर चुपके से इस महल से निकल आई। बाहर निकलने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि उस मुल्क में जहाँ भी घूमने गई मामा के साथ गई थी, और इतनी बड़ी तो थी नहीं कि मैं हर जगह को याद रखती, और ना ही इतनी पढ़ी लिखी थी कि किसी से पूछ लेती। वहां से निकलकर मैं बाहर बैठ गई। शाम हुई, ऐसे ही चलते चलते सड़कों के किनारे आ गई। शहर में बस एक ही चीज़ सवार थी कि मुझे इस घर से वापस नहीं जाना, ना जाने मेरे साथ क्या हो जाए। बाकी तो कुछ मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं अकेली हूँ और ऐसे मुल्क में सड़कों के किनारे चल रही हूँ। यहाँ भी मेरे साथ कुछ हो सकता है। अचानक दूसरी तरफ से दो लड़के आए और उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और उसमें से फैशन निकला। उसने उन लड़कों को कुछ कहा और वह भाग गए। उसने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया और बगैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट करती। मैं दोबारा खुद को उस आदमी के पास देखकर परेशान हो गई, और फैसल उस महल की तरफ गाड़ी ले गया और घर के हॉल में गाड़ी रोक दी और मुझे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर नीचे उतारा और अंदर ले जाकर मुझे बैठा दिया और मुझसे पूछा कि तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी। मैं तो उसका लहजा सुनकर रोने लगी और मैंने उसको कहा कि मैं मरना नहीं चाहती, जबकि मैं आपके तहखाने में देख चुकी हूँ कि आप लोग शादी करके लोगों को मार देते हैं। वहाँ अजीब तरह की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। उसने मुझे बताया कि हड्डियाँ उन लोगों की है जो लोग उनके गैंग के खिलाफ काम करते हैं, उनको उठाकर उस तहखाने में भेज देते हैं। वे एक गैंगस्टर है और उसने मुझे इसलिए ख़रीदा है कि उसे खूबसूरत लड़की की तलाश थी जिसको वह अपनी बेटी बनाकर पेश कर सकता, क्योंकि अभी गैंग में उसने सबको ये कहा है कि वह शादीशुदा है और उसकी बेटी भी है, और उसकी बेटी ठीक नहीं थी। उसने पाकिस्तानी से शादी की थी और झूठ को सच करने के लिए ही उसने मुझे ख़रीदा है। इस झूठ के पीछे मकसद ये था कि उस गैंग के पास कुछ 6 लड़कियां हैं और वह उनको आगे बेचना चाहते हैं, जबकि मैं लड़कियों को बचाना चाहता हूँ। और जब मैंने उनके बचाया तो मेरे गैंग ने मुझसे पूछा कि तुम्हें इन लड़कियों से इतना प्यार क्यों है, जिस पर मैंने उन्हें ये कहा कि मेरी भी बेटी है और मैं इन्हें भी अपनी बेटी बनाकर अपने महल में रखना चाहता हूँ। मालूम ना हो कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुमसे निकाह भी नहीं किया और तुम्हारे मामा को इसलिए रकम दी कि वह पलट कर वापस कभी ना आए और तुम मेरी बेटी बनकर रहो। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और दिल में शर्मिंदा होने लगी कि वह शख्स तो मुझे अपनी बेटी बना रहा था और मैं उसकी बीवी बनने पर तुली हुई थी। लेकिन दूसरे ही दिन वह शख्स न जाने कैसे कागजात पर मेरे नाम के साथ अपना नाम लिखवा लिया और मैं कानूनी तौर पर इस शख्स की बेटी बन गई, और जिस महल में मैं राज करने का सोच रही थी उसमें मेरा मुकम्मल कब्जा हो गया था, और शायद ये मेरे लालच में करने का इनाम था। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी।